हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कब्बो सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट थर्ड। ठीक है, इससे पहले हम दो पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। उसी की सीरीज में आज हम आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके सब्जेक्ट साइंस के। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं वो है क्रिस क्रॉस वंशगति किसे कहते हैं। तो इसका अगर आप सिंपल सा देखेंगे क्रिस क्रॉस वंशगति का आंसर, तो गुणों का पिता से पुत्री में फिर पुत्री से पिता में जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या कहलाती है, क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा आप देखते हैं कि कुछ माता पिता के गुण उनके संतानों में पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसी को हम सिंपल क्या कह सकते हैं, वंशा क्रिस क्रॉस वंशगति कहेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको यहां पर पढ़ लेते हैं। अप्रभावी लिंग सहलग्न लक्षण का पिता से पुत्री और उसके बाद पुत्री से उसकी संतानों में पहुंचना क्रिस क्रॉस वंशगति कहलाता है। अगला जो प्रश्न देखना है उस पादप का नाम लिखिए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। तो सिंपल आंसर हो जाएगा मटर। नेक्स्ट है, गुणसूत्र परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो इसका आंसर हो जाएगा सटन तथा बोवेरी ने 1902 में की। किसने, सटन तथा बोवेरी ने 1902 में। नेक्स्ट है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो है वो है प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं बच्चों ये आपके फिजिक्स से स्टार्ट हो चुके हैं, जो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है साइंस में। क्वेश्चन है आपका, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बना सके। आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु प्रतिबिंब और फोकस दूरी के मध्य संबंध व्यक्त कीजिए। या तो आपका क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा या सीधा आएगा, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फॉर्मूला आपने याद रखना है, f बराबर होता है r/2। आपको यहाँ पे वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दे रखा कितना 25, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। क्या है, +1 है, इसका क्या अर्थ है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका अगर हम आंसर आंसर देखेंगे तो +1 यह दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, m का मान अगर +1 है तो उसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, और प्लस जो चिन्ह है देखो 1 के आगे प्लस लगा है, तो ये यह प्रदर्शित करता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी वस्तु के विपरीत और या दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर है। अगला है अपवर्तनांक का मात्रक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अभी आपने दर्पण सूत्र देखा, उसके बाद आता है लेंस का सूत्र। तो लेंस सूत्र में क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। फिर आ जाता है कि u क्या है, तो u हो जाएगा आपका वस्तु की लेंस से दूरी। u क्या हो जाएगा, वस्तु की लेंस से दूरी। v हो जाएगा प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और f होता है आपका फोकस दूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति यानी पावर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका 1/f। और जो आपकी यहाँ फोकस दूरी रहती है वो मीटर में रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में भी मिल सकता है, मीटर में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे 1/f और यहाँ पे आपको जो दूरी दे रखी है वो आपको सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.4 मीटर। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1/0.4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। और शक्ति का जो मात्रक हो जाएगा, ठीक है, लेंस की क्षमता का या शक्ति का, वो होता है डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 डायोप्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम रिलेटेड है तो उसको आप खुद से कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा गया था, वहां पे आपको क्या दे रखा था, फोकस दूरी दे रखी थी 40 सेंटीमीटर और वहां पर आपको क्या निकालना था, क्षमता निकालनी थी, पावर, है ना। तो सेम वही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी सेम प्रोसेस से होगा बट उल्टी साइड से चलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्नेल का अपवर्तन नियम लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण, सिंपल आप इसको क्या याद रखेंगे,
आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा बट्टे अपवर्तन कोण की जा। ठीक है, इतना याद रखना, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अपवर्तन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण, सॉरी, आपतन कोण की जा बटे अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। सिर्फ इतना याद रख लो, इसी से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या डेफिनेशन बनेगी? आपतन कोण की जा बटे अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। याद हो गया होगा, आई होप। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, आपके लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें क्या है? मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? तो निकट की अगर हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर, और दूर की बात करें तो अनंत। ठीक है, निकट कितना? मिनिमम 25 सेंटीमीटर, और दूर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, यानी हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में परितारिका का क्या कार्य होता है? यानी इरिस का क्या कार्य होता है? तो आंसर हो जाएगा, ये क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। सिर्फ आपने इतना याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर से एक वही रिपीट हुआ है कि कम से कम कितना हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, कितनी दूरी पर? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी हो जाएगी। फिर है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो अनंत पर हो जाएगा इसका आंसर। दृष्टि विस्तार क्या है? तो नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। यानी मान लो ये हमारा निकट हो गया, ये हो गया दूर का बिंदु, तो इनके बीच की जो दूरी रहेगी, यानी यहां से यहां तक की दूरी जो होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा? दृष्टि विस्तार कहलाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? तो दूर यानी हमें कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, पास की या दूर की? तो इसमें हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, यानी हम किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। ठीक है, वहीं अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट के लिए हम किसका यूज करेंगे? अवतल लेंस का। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक नंबर का 100% इस बार आपके एग्जाम में दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है। अभी हमने पढ़ लिया उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसके लिए। तो इसके आंख में कौन सा दोष है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग का। आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? तो इसमें हो जाएगा आंसर क्या? प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्वेत प्रकाश प्रिज्म, सॉरी, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाल होगा, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। अगला है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो सिंपल सा आंसर है काला। अगला है, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग की। फिर है, सबसे कम किसकी होती है? तो आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग। फिर है, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त होता है? तो विब की ओर से आपने याद किया होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? बैंगनी रंग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत विभव का मात्रक, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। दूसरा प्रश्न है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो इससे क्या तात्पर्य है कि एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी मान लो एक कूलाम आवेश है जिसको हमें यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाना है, तो एक कूलाम आवेश को यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो मतलब ले जाने के लिए जो काम यानी डब्लू करना पड़ा, यानी एक जूल कार्य करना पड़ेगा, बस यही हमारा क्या कहलाएगा, जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो आंसर हो जाएगा आवश्यक युक्ति जो है वो है विद्युत सेल। अगला यहाँ पे आप प्रतिरोध और बैटरी का प्रतीक देख लीजिए, एक नंबर में आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर अति लघु में पूछा जा सकता है। अगला है, तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है परंतु प्लास्टिक के तार में नहीं, क्यों? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्लास्टिक में नहीं पाए जाते। बस इतना सा आपने याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा पदार्थ पर
निर्भर करता है, तो इसका आप देख रहे हैं आंसर R समानुपाती हो जाएगा L, R व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/A और R समानुपाती हो जाएगा रो। ठीक है, ये जो आपको P जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रो। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो आपने याद करना है एक ये न्यूमेरिकल आप यहां से आप देख लेंगे कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है कि N बराबर होता है Q/E। तो यहाँ पे Q आपको दे रखा है आवेश, क्योंकि कितना बोला है एक कूलम, और बाकी E का मान आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु में 1.5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल देख लीजिए, सिंपल आपने आवेश बराबर याद रखना है I/T, यानी धारा गुणा समय। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो आपने देखना है ये मैंने आपको 2-3 बता दिए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत सेल या बैटरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जितने क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, सिर्फ एक प्यारी सी कमेंट डाल दीजिएगा कि जिस क्वेश्चन को लेकर के आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दो युक्तियां, आप एक पहली हो जाएगी विद्युत इस्त्री और दूसरा हो जाएगा विद्युत टोस्टर। नेक्स्ट है, विद्युत इस्त्री तथा टोस्टर के तंतु किस पदार्थ के बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोम धातु के, नाइक्रोम मिश्र धातु के। दूसरा है अगला, विद्युत धारा का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक का नाम? तो आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है विद्युत का? चांदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल है बच्चों, आप इनको वीडियो रोक करके खुद से सॉल्व करेंगे। सिंपल आपको फॉर्मूला देखना है और आंसर इसको मतलब सिंपल सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जितने आप देख रहे हैं ये 2020 में आए हुए हैं, तो इनको आपने खुद से कर लेना है। इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो आपको समझाने की जरूरत पड़े। बाकी जो मतलब हमारे लॉन्ग में या 4-4 नंबर के हमारे न्यूमेरिकल आएंगे उनको मैं आपको पूरा डिटेल से उसकी एक अलग से वीडियो दूंगा। तो टेंशन फ्री रहना है कि मतलब आपको न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूं मैं अभी। तो ये जो न्यूमेरिकल आप छोटे छोटे देख रहे हैं इनको आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। मान लो यहाँ पर कोई चुंबक रखी है और ये चुंबक का मान लो हम इतनी दूर तक इसका क्या है प्रभाव है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम क्या कर सकते हैं चुंबक के बल को महसूस कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र रेखा हैं जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गति करता है। ठीक है, और आज इस पार्ट में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेंगे। आज हम नेक्स्ट पार्ट में नहीं जाएंगे, लगभग आपके 3 से 4 पेज और बचे हैं, उनको भी हम जल्दी जल्दी आज कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत चुंबक किस प्रकार बनाया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि जब हम नर्म लोहे की छड़ को, ठीक है, नर्म लोहे की छड़ को एक परिनालिका के भीतर रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार के प्रबंध को विद्युत चुंबक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर सिंपल टेस्ला। अगला प्रश्न है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा जो संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर के उपयोग के दो उदाहरण। तो पहला हो जाएगा आपका आटा पीसने की चक्की, दूसरा हो जाएगा कपड़े धोने की मशीन। अगला है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया दंड चुंबक किस दिशा में ठहरता है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है, MRI का विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन या फिर मैग्नेटिक रिसंस इमेजिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश गतिमान है, उस पर कितना बल लगेगा? आंसर हो जाएगा 0। फिर है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। अगला प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किसकी दिशा बताता है?
तो यह धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, यानी समान समय अंतराल में अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य। तो विद्युत मोटर का आपने देखा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वहीं उसका उल्टा हो जाएगा विद्युत जनित्र में कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम। तो पहला हो जाएगा आपका विद्युत सेल और दूसरा हो जाएगा दिष्ट धारा जनित्र। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन स्विच और दूसरा हो जाएगा फ्यूज। अगला प्रश्न है, भू संपर्क तार का रंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम? तो आंसर हो जाएगा इसका विद्युत जनित्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले जो प्रश्न आपने देखने हैं वह है, व्यापारिक स्तर पर सोलर कुकर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में तथा कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा भारत में और 1962 में। अगला प्रश्न है, बॉक्स नुमा सौर कुकर के भीतरी बॉक्स के अंदर काला पेंट अथवा रंग क्यों करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका कि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके तथा परावर्तन द्वारा कम से कम ऊष्मा की हानि हो। अर्धचालक अर्धचालक क्या है, यह किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से बहुत कम होती है परंतु विद्युत रोधी पदार्थों से अधिक होती है। यानी आप सिंपल से कहते हैं चालक तथा कुचालक के बीच की अवस्था को हम अर्धचालक कहते हैं। ये ना तो विद्युत के सुचालक होते हैं और ना ही पूर्णतः विद्युत रोधी होते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के तीन रूपों के नाम बताइए जो महासागर से उपलब्ध हैं। तो पहला हो जाएगा आपका सागरीय तापीय ऊर्जा, दूसरा हो जाएगा सागरीय लहरों की ऊर्जा, तीसरा हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, केरोसिन, पत्थर का कोयला तथा एलपीजी को ऊष्मीय मानों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो जाएगा एलपीजी, दूसरा है केरोसिन, तीसरा है आपका पत्थर, चौथा है कोयला, सॉरी पत्थर का कोयला। अगला है, सीएनजी को पर्यावरण हितैषी क्यों माना गया है? ठीक है, या फिर इसी के आपको घुमा करके प्रश्न दे देगा कि सीएनजी को अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की अपेक्षा स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाए? हितैषी मतलब होता है उसके अनुरूप या उसका दोस्त। ठीक है, तो सीएनजी अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की भांति जलने पर प्रदूषक तथा विषैले पदार्थ उत्पन्न नहीं करता है। बस सिंपल सा आंसर हो गया। अगला है, वैकल्पिक ऊर्जा के दो उदाहरण। तो आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम। तो एलपीजी हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी हो जाएगा आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, कांच की पट्टी के विशिष्ट गुण का उपयोग किस प्रकार की युक्तियों में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उपयोग सौर तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, सौर भट्टी किसे कहते हैं? तो सूर्य की ऊर्जा से गर्म होने वाली भट्टी को सौर भट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोलर सेल द्वारा किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो सिंपल है इसका कि प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला है, भारत में जल विद्युत शक्ति की क्षमता कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 4 गुना 10 की घात 11 किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा। फिर है, किन्हीं दो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम बताने हैं? तो जल विद्युत तथा जैव द्रव्यमान। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में उपयोग होने वाले दो तत्वों के नाम। तो पहला हो जाएगा आपका यूरेनियम, दूसरा हो जाएगा आपका थोरियम। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रदूषण क्या है? तो सिंपल सा आंसर आप लोग इसका बना करके भी लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा वायु, जल तथा भूमि में उन अवांछित और अत्यधिक पदार्थों का इकट्ठा हो जाना जिनसे प्राकृतिक पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन आ जाते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। फिर है, ओजोन अपक्षय के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, यानी ओजोन से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो आपको बताना है। तो इसका आप देख रहे हैं कि ओजोन परत के ह्रास से सूर्य की पराबैंगनी किरणें के अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचने से आंखों तथा प्रतिरक्षी तंत्र की क्षति होती है। इनके अतिरिक्त त्वचा का कैंसर भी ओजोन अपक्षय का दुष्परिणाम है। फिर है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलते हैं अगले प्रश्न पर, पर्यावरण के किन्हीं दो अजैव घटकों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा स्थल मंडल तथा वायुमंडल। फिर है, वायु प्रदूषण कम करने की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा आपका फैक्ट्रियों में ऊंची चिमनियों का प्रयोग करके, दूसरा है आपका सही तरीके से निर्मित यंत्र और उद्योगों तथा घरों में धुएं रहित ईंधनों का प्रयोग करके।
नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सरल यौगिकों के रूप में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है, तो आंसर हो जाएगा प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में। दो नाइट्रोजनकारी जीवाणुओं के नाम लिखने हैं, तो पहला हो जाएगा आपका नाइट्रोसोमोनास और दूसरा हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। चलते हैं आगे। सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत औद्योगिक कचरा। फिर है दो गैसों के नाम बताइए जिनकी वातावरण में उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा आपके CO2, NO2, SO2, SO3। तो कोई भी दो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जैव भार से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र विशेष में सभी जीवों या किसी एक खास जीव समूह के जीवों का कुल भार जैव भार कहलाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण के किन्हीं दो अजैव घटकों के नाम लिखिए, तो वायु तथा प्रकाश पर्यावरण के दो अजैव घटक हैं। कौन कौन से, वायु तथा प्रकाश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विभिन्न प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, तो जो भी हमारी लाइफ को है ना सरल कर देते हैं, प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे हमारे। तो पहला हो जाएगा आपका मृदा, जल, वायु, वन्यजीव, कोयला, पेट्रोलियम। ये सारे क्या हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला है एक संसाधन के रूप में वन का क्या महत्व है, तो इसका आंसर आप बना करके लिख सकते हैं क्योंकि किस तरह से हमारी मदद करते हैं। फिर है दो वन उत्पाद आधारित उद्योगों के नाम, तो एक हो जाएगा आपका प्लाईवुड उद्योग में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। फिर है बीड़ी उद्योग में तेंदु पत्ता का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आप और भी 3-4 बना करके लिख सकते हैं। फिर अगला है कि राष्ट्रीय उद्यानों में पशु को चराना किस प्रकार हानिकारक है, तो ये आंसर आप खुद भी बना करके ले सकते हैं क्योंकि जब भी पशु चरने के लिए जाएंगे तो वो जोड़ों से उनको उखाड़ देते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा हरित गैस उत्सर्जन में यानी क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित गैस की क्या हो रहा था, उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसमें कमी लाने के लिए 1990 में जापान के क्योटो शहर में एक समझौता किया गया। ठीक है, तो इसी समझौते को क्या कहा गया, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता कहा जाता है। अगला प्रश्न है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस विशेष कार्य के लिए दिया जाता है, तो खेजड़ी वृक्षों को 1730 में बचाने के लिए 363 व्यक्तियों के साथ किसने, अमृता देवी बिश्नोई ने स्वयं को बलिदान कर दिया था। उन्हीं की स्मृति यानी उन्हीं की याद में जीव संरक्षण हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। फिर है पर्यावरण संरक्षण हेतु आप किस तकनीक का उपयोग करेंगे, तो आंसर आपका 3R। अभी आपका 4R भी यानी 4R भी आ चुका है, तो 4R जब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर इसको समझाऊंगा। तो 3R अभी आप देखिए, कम उपयोग, पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग यानी रिसाइकल। ठीक है, सॉरी पहला हो जाएगा आपका रीयूज, फिर है रिसाइकल, फिर है रिड्यूस। ठीक है, फिर है जल में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या संकेत देती है, तो ये उसमें व्याप्त प्रदूषण के स्तर को बताता है। फिर है स्थानीय नहर सिंचाई व्यवस्था कुल किस प्रांत की विशेषता है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है पर्यावरण संरक्षण हेतु इंदिरा गांधी नहर किस प्रांत में है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर है पेट्रोलियम और कोयले के प्राकृतिक संसाधन कितने वर्षों तक उपलब्ध रहेंगे, तो लगभग पेट्रोलियम जो है 40 वर्ष और कोयला 200 वर्षों तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है UNEP का पूरा नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप बच्चों जितने क्वेश्चन आपने इस पार्ट में और इससे पहले जितने मैंने आपको पार्ट दिए हैं, चाहे वो अति लघु क्वेश्चंस के हो, चाहे वो लॉन्ग MCQ वगैरह हो, ठीक है, तो आपने सभी पार्ट अच्छे से देख लिए होंगे और सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। तो इनका बहुत जल्दी आप लोगों का रिवीजन टेस्ट भी लेने वाला हूं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो बच्चे भी वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर आपको मैं एक दिन या 2 दिन पहले आपको बता दूंगा कि इस दिन आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके अति लघु खत्म हो चुके हैं, MCQ खत्म हो चुके हैं, अब आपके आएंगे लघु वाले क्वेश्चन। ठीक है, लघु और जो आपके दीर्घ बचे हैं ये आपके सिलेक्टेड ही क्वेश्चन आएंगे, और अति लघु और MCQ लघु मैंने आपको सारे कराए हैं क्योंकि ये कहीं से भी उठ करके आ जाते हैं, और अगर आपने इतने प्रिपेयर कर ले तो आपके लॉन्ग और लघु इन्हीं से मिलकर के आप बना करके लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लघु प्रश्न उत्तर के साथ, और आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में तो सिंपल आप एक कमेंट डाल दीजिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।